आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। नमस्कार श्रोताओं, आज के समाचार तरंग के नए अंक में मैं शीला चावला और मैं सलेहा गाजी आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि देश के विकास में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। आज हम अपने चारों ओर देखते हैं कि बालिकाएं और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। बालिकाओं और महिलाओं के सम्मान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कृत संकल्पित होकर काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में बहुत ही गंभीर प्रयास हुए हैं। आज हम इन्हीं सब पर बात कर रहे हैं और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है महिला और बाल विकास विभाग के सहायक निदेशक श्री कैलाश शर्मा जी को। शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और सहायक निदेशक महोदय से हम ये जानना चाहेंगे कि बालिकाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किस तरह से काम हो रहा है उनके विभाग की ओर से। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही कृत संकल्पित है और इसी उद्देश्य से यहाँ अलग से निदेशालय भी बना हुआ है महिलाओं और बालिकाओं के लिए विकास के लिए। हमारे यहाँ जो मुख्यतः जो योजनाएं चल रही है उनके आर्थिक सशक्तिकरण, उनके सामाजिक सशक्तिकरण, उनके सुरक्षा एवं संरक्षण, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके के कार्य हमारे स्तर से किए जा रहे हैं। तो हम आर्थिक सशक्तिकरण की यदि बात करना चाहें तो हमारी एक स्कीम है उद्यम प्रोत्साहन योजना। जी, बहुत ही अच्छी स्कीम है ये महिलाओं के लिए। यदि कोई महिला अपना कोई छोटा उद्यम स्थापित करना चाहती है, घरेलू उद्यम, यदि हम बात करें खुद का बुटीक खोलना चाहें या बेकरी शॉप स्थापित करना चाहे या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग की यूनिट स्थापित करना चाहें, तो किसी भी तरीके का यदि कार्य करना चाहती है तो इसमें 50 लाख रुपए तक का ऋण है जिसपे 25% सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाती है और ये किसी भी बैंक से ली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बैंक है उससे ही आप ये लोन लेवें, किसी भी बैंक के माध्यम से हम इसमें लोन उपलब्ध करवा सकते हैं। तो किसी भी तरह का उद्यम अगर महिला स्थापित करना चाहती है तो उसे विभाग को संपर्क करना होगा या वो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकती है? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हमारे जो आवेदन की जो प्रक्रिया है, आवेदन से लेके सब्सिडी अंतरण तक की पूर्णतः ऑनलाइन है ताकि किसी कागजी कार्रवाई में उसको परेशान नहीं होना पड़े। SSO ID के माध्यम से उसको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सारी उसमें डिटेल भरनी होती है, बहुत आसान है। उसमें खुद की डिटेल डालनी होती है, जहाँ वो काम करना चाहती है उसकी डिटेल डालनी होती है, उसमें किस तरीके का काम करेगी, ये सारी चीजें उसमें डाल करके फिल करके भेजती है। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर, उनके पास चली जाती है। वो उसको चेक करते हैं। यदि 10 लाख रुपए तक का उसका प्रोजेक्ट है तो वो उनके स्तर से ही अप्रूव हो जाता है, या 10 लाख से ज़्यादा का होता है तो एक कमेटी होती है जिला स्तर पे, उसको चेक करके संबंधित बैंक को भिजवा देती है। संबंधित बैंक उसकी वायबिलिटी चेक करता है कि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है वो सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पेइंग कैपेसिटी है नहीं, ये सब चीज़ें देख करके फिर उसको अप्रूव कर देते हैं और अप्रूव करने के बाद में हमसे सब्सिडी क्लेम करते हैं और उसके बाद में हम उसको सब्सिडी बैंक को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। इसमें जैसे किसी को 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो उसमें 2.5 लाख की सब्सिडी सरकार की ओर से मिल जाती है। तो अपन यदि मोटा अनुमान लगाते हैं तो ये रहता है कि बिना ब्याज के एक तरीके से उसको अपना उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहयोग मिल जाता है सरकार से। सर, इसी में आगे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आर्थिक सहायता तो महिला को मिल गई अपना उद्यम शुरू करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल नई होती है इस क्षेत्र में आगे आने के लिए, तो उसे किसी तरह का स्किल डेवलपमेंट का या किसी तरह का प्रशिक्षण, इस तरह की कोई सुविधा है आपके विभाग की तरफ से? बिल्कुल, हमारे कौशल सामर्थ्य योजना संचालित है जिसमें हम RSLDC के माध्यम से अलग अलग तरीके के कौशल प्रशिक्षण करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा यदि कोई डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है, RKCL के माध्यम से RSCIT का कोर्स करवाते हैं, टैली का कोर्स करवाते हैं, अकाउंटिंग का जो उसमें अकाउंटिंग वाला GST को सारा उसके अंदर इंक्लूडेड है। और ये इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश वाला भी करवाते हैं ताकि इसके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण होता है वो भी हम करवाते हैं। तो 3 तरीके के कोर्स तो RKCL के माध्यम से करवाते हैं। बाकी RSLDC के माध्यम से बहुत सारे जो विषय हैं जिस पे हम ट्रेनिंग करवाते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसको कुछ शुल्क नहीं देना होता है।
आमतौर पर सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे प्रदेश में जो कमज़ोर तबके या गरीब परिवार में जब बालिकाओं का जन्म होता है तो बहुत खुलकर खुशी नहीं मनाई जाती है, उन्हें बोझ समझा जाता है। तो ख़ास तौर पर इस सोच को बदलने के लिए विभाग ने कोई पहल की है कि किसी तरह से ज़मीनी स्तर पर जो रूढ़ियाँ, अंधविश्वास या भ्रांतियाँ प्रचलित है बालिकाओं को लेकर, उन्हें दूर किया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसके माध्यम से इसमें बहुत प्रयास हम कर रहे हैं। जैसे बच्ची का जन्मोत्सव मनाया जाता है कि उसमें केक काटा जाता है, थाली बजाने की जो प्रथा है वो करवाई जाती है ताकि प्रोत्साहन मिले। तो और बहुत बड़े लेवल पे हम समारोह आयोजित करते हैं, ब्लॉक पे स्तर पे होता है। मुख्यमंत्री जी भी इन अवसरों पे भाग लेते हैं, जब कभी शिविर आयोजित होते हैं उनके अंदर वो भी केक काटने वाली जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे को प्रोत्साहित करते हैं विभाग को एक तरीके से। हाँ सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने 10 साल पूरे किए हैं, तो इन 10 सालों में आप राजस्थान में किस तरह का बदलाव देख पा रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे प्रधानमंत्री महोदय की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जब योजना शुरू हुई थी तब SRB, जिसको जीवित जन्म पे लिंगानुपात जो था हमारा 929 था, जो बढ़कर अभी 941 हो गया है, तो बढ़ा है। राष्ट्रीय औसत की बात करें तो वो 930 है और हमारा वाला 941 है राजस्थान स्टेट का। तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी बहुत दूरी हमें और तय करनी है क्योंकि 941 से भी हमें आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से हम बढ़ेंगे। उसके लिए हम प्रयासरत रहे लगातार और समाज में जो बच्चों के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करना है उसमें हम लगे हुए हैं। विभाग लगातार प्रयत्नरत है। सर, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, अक्सर वो इसको लेकर खामोश हो जाती हैं। हालांकि पीड़िताओं के लिए इस तरह के सेंटर्स भी बनाए गए हैं जो उन्हें सुरक्षा या परामर्श दे सके, तो ये सेंटर्स हमारे प्रदेश में किस तरीके से काम कर रहे हैं? जी, यदि हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो इसके रिगार्डिंग राजस्थान ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो पूरे इंडिया में मान सकते हैं कि प्रथम होंगे। हमारी जो महिला पुलिस थाने थे, पहले 41 पुलिस जिले थे, उसमें महिला थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र संचालित हो रहे थे हमारे लगातार। अब सरकार ने प्रत्येक पुलिस सर्किल के ऊपर महिला सुरक्षा सलाह केंद्र संचालित कर दिए हैं, जिनकी संख्या 246 है। तो इन पे कोई भी जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है या किसी भी तरीके की हिंसा से पीड़ित महिला है, वो जाकर के काउंसलिंग करवा सकती है, उनसे संपर्क कर सकती है। यदि वो प्रत्यक्षतः न जा सके तो फोन पे भी अवेलेबल, वो खुद उनके घर जा कर के और उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए मतलब एक बहुत ही अच्छा विकल्प उपलब्ध है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जो वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर हैं, वो भी संचालित किए जा रहे हैं। तो उसमें पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता या कोई लीगल सपोर्ट उसको चाहिए तो वो भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। शॉर्ट स्टे भी है, 1 सप्ताह तक का यदि उसको स्टे करने की आवश्यकता हो तो वो भी उपलब्ध करवाया जा रहा है इसमें। तो कहने का मतलब ये सिर्फ परामर्श केंद्र या काउंसलिंग सेंटर्स ही नहीं है, ये पूरी तरीके से उसे कानूनी सलाह भी देते हैं और अगर उसे रुकने की जरूरत है तो उसको आवास की सुविधा भी 1 सप्ताह तक दी जाती है। मनोसामाजिक सलाह भी दी जाती है, जैसे काउंसलिंग की जाती है, सपोज के लिए कोई आवश्यकता है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में कैसे वो लाभ ले सकती है उसके बारे में उसको जानकारी दी जाती है। तो एक तरीके से हिंसा से ही नहीं, बाकी उसके और भी इमोशनल सपोर्ट भी इससे उसको मिलता है। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे इसी से संबंधित कि आपकी तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर्स चल रहे हैं वो कृपया आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। बिल्कुल, हमारी जो 181 है महिला हेल्पलाइन है, भारत सरकार से फंडेड है ये योजना। इसके अंदर यदि किसी भी महिलाओं को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो इस पे कॉल कर सकती है और इसके बाद में जहाँ से भी उसकी समस्या का समाधान होगा वहाँ डाइवर्ट कर दी जाती है। जैसे वन स्टॉप सेंटर की आवश्यकता हो तो उधर डाइवर्ट हो जाएगी, यदि पुलिस की आवश्यकता है तो पुलिस को डाइवर्ट हो जाएगी। ऐसे जिस भी विभाग से की समस्या का हल होता है उसको रेफर कर दिया जाता है और जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। 24 घंटे संचालित है ये, तो कभी भी की जा सकती है। बहुत अच्छी योजना है। जी सर, एक आपकी विभाग की एक और योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना, हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, लाडो प्रोत्साहन योजना हमारी जो वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय है उनकी महत्वाकांक्षी योजना है और बच्चियों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है।
आते ही उन्होंने इसकी घोषणा की है, 1 अगस्त से ये लागू है। इसमें बच्ची को जन्म से लेके 21 वर्ष तक पूर्ण करने तक 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। उसमें अलग अलग 7 स्टेज पे उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपए हाँ, दिए जन्म जाते है, हैं। प्रथम 1 साल के टीकाकरण, फिर पहली कक्षा में जाएगी, फिर 6ठी में, फिर 10वीं में, चरणबद्ध फिर 12वीं में, तरीके से। ऐसे स्नातक तक उसको 1 लाख रुपए का इसमें सर, लाभ दिया विभाग जाता है। की योजनाओं को धरातल पर उतारने में जो साथिन है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर, उनकी बड़ी भूमिका है। तो वो किस तरह वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में घर परिवार के लोगों से मिलती हैं, उन्हें समझाती हैं, किस तरीके से काम करती हैं? बिल्कुल, हमारे जो एक तरीके से फील्ड लेवल की एक मानदेय कार्यकर्ता है, जो गांव में हर परिवार से लगभग जुड़ी हुई होती है, गांव की महिलाओं के बीच में रहती है, तो उनकी मनोस्थिति, उनकी वास्तविक स्थिति वो जानती है, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहती है। और सरकार और गांव की जो महिलाएं हैं उनके बीच में एक कड़ी रूप में ये काम करती है। वो महिलाओं को इकट्ठा करके जाजम बैठक का आयोजन करती है, तो अलग अलग विषयों पे वो बात करती है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो सकता है, बाल विवाह रोकथाम का विषय हो सकता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथाम का विषय हो सकता है, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला इश्यू हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो सकती है। तो जो सरकार जो योजनाएं चला रही है उसको गांव तक पहुंचाने में अंतिम कड़ी के रूप में वो काम करती है। इसलिए हमारी विभाग की पहुंच हर ग्राम पंचायत के उपलब्ध। सर, अभी जैसे हमने कार्यक्रम के शुरू में बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो अभी केंद्र सरकार की तरफ से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे हुए हैं और हाल ही में हमने राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया है, तो तब से लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके तक विभिन्न आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है। आपके विभाग की तरफ से इस दिशा में किस तरह के आयोजन और जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे हैं? जी हम बिल्कुल, के बारे में भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक पूरे राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए प्रतिमान स्थापित कर रही है जी। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए 22 तारीख से ही, क्योंकि 22 जनवरी 2015 में लागू हुई थी, तो 22 तारीख को उसको 10 वर्ष हो गए, तो 22 तारीख से लेके 8 मार्च तक अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जा रही है। 22 तारीख को राज्य और जिला स्तर पे भी प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ का कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा वाहन रैली है, प्रभात फेरियां आयोजित की गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कार्यक्रम भी किया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ हमने दिलवाई, बाल विवाह रोकथाम की भी शपथ उसमें दिलवाई गई मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। तो इस तरीके से राज्य स्तर पे कार्यक्रम हुए, इसी तरीके से जिला स्तर पे भी श्रृंखलाबद्ध रूप से ये कार्यक्रम हो रहे हैं और 8 मार्च तक लगातार ये कार्यक्रम चलेंगे। 8 मार्च को भी राज्य स्तर पे कार्यक्रम होगा। इसके अलावा हर वीक पर अलग अलग थीम पे जिलों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे भी कार्यक्रम हो रहे हैं और इसकी लगातार रिपोर्टिंग भी हो रही है और निश्चित रूप से इसके जो नतीजे हैं बहुत उत्साहित कर रहे हैं लोग, जो महिलाएं हैं, लोग हैं, इसमें बहुत उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। सर, यूं तो आधी आबादी की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण ऐसा विषय है जिस पर बार बार बात किए जाने की और लगातार बात किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से हमारे श्रोताओं को इस विषय पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि राजस्थान की प्रत्येक बालिकाएं पढ़े, आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, राष्ट्र की जो विकास है उसमें अपना योगदान दे। बालिका सशक्त होगी तो न केवल हमारा जो राजस्थान प्रदेश है वो सशक्त होगा, बल्कि सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके। सर, आपने महिलाओं और बालिकाओं के विकास के मुद्दे पर आकाशवाणी के साथ बात करने का समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। और श्रोताओं, आइए हम सभी मिलकर इस दिशा में प्रयास करें। श्रोताओं, यूँ तो इस बारे में बात करने के लिए हर मौका छोटा पड़ता है, लेकिन हम आगे भी इस विषय पर आपके लिए चर्चा परिचर्चाएं लाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में विदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला पंकज और पुरुषोत्तम से, संपादक माधुरी वशिष्ठ और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।